हाँ डियर स्टूडेंट, इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं ताम्र पाषाणी काल चैल्कुलिथिक एज। तो इससे पहले अपन ने प्रस्तर युग देखा फाइल्स के अंदर, तो उसमें अपन ने जैसे देखा था प्रस्तर युग में अपन ने पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक देखा। तो उस काल के अंदर सिर्फ स्टोन प्रस्तर का युग नॉलेज था मानव को, तो इसलिए उसको अपन प्रस्तर युग बोलते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ताम्र पाषाणिक चैल्कुलिथिक एज। ठीक, तो प्रस्तर, स्टोन एज और चैल्कुलिथिक एज ये दोनों हैं मतलब ये दोनों दोनों किसके पार्ट हैं, जैसे अपन देखते हैं ये जो अपन ने पढ़ा था प्री हिस्ट्री है ना, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, ये उसके ये सारे ही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी अपन प्रोटो हिस्ट्री नहीं आए हैं, प्रोटो हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से चालू होती है, तो अभी अपन प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो ये पिछली फाइल के अंदर अपन ने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में अपन दूसरा सेगमेंट देखते हैं चैल्कुलिथिक ताम्र पाषाणिक। ताम्र पाषाणिक दो शब्द मिल रहे हैं, अपन देख रहे हैं ताम्र और पाषाणिक। ताम्र का मतलब होता है कॉपर और पाषाणिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, चैल्को मीन्स कॉपर और लिथिक मीन्स स्टोन। ओके, तो इस एज के अंदर मानव को, या यूं मान लो कि इस एज का जो मानव था, इस काल का जो मानव था, उसको पत्थर के साथ साथ धातुओं के उपयोग की जानकारी थी। तो इसलिए इस युग को अपन प्रस्तर प्लस ताम्र, उसमें अपन जब जोड़ देंगे तो ताम्र पाषाणिक काल वो कहलाएगा। समझ गए, ये चीज है बेसिक। नाम में अपन को देखना है, नाम से अपन को पता होना चाहिए, खुलना चाहिए दिमाग में। ओके, तो ये डेफिनेशन पहले लिखा हुआ है कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे, पत्थर बोले तो पाषाण, तांबा बोले तो ताम्र, के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। साथ साथ कैसे कि मान लो जैसे एक बड़े क्षेत्रफल के अंदर अपन जैसे देखें, ठीक है, तो जैसे यहाँ के जो लोग रहते थे यहाँ पर, तो उनको सिर्फ पत्थर के, स्टोन के ही उपकरणों ज्ञान था। लेकिन इधर जैसे जो लोग रहते थे या इधर रहते थे, तो इनको स्टोन के तो टूल्स का ज्ञान था, साथ साथ में ये इन्होंने कॉपर के टूल्स का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझे, तो ये दोनों संस्कृतियां एक साथ रही हैं, जो आगे नहीं बढ़े और जो आगे बढ़ गए। आज भी जैसे देखो, आज के युग में जैसे लोग अमेरिका जैसे देश है, रूस जैसे देश है, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है कि नहीं। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। ठीक है, तो वो बहुत आगे अपन आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। लेकिन दोनों साथ साथ तो रह रहे हैं ना। आज अपने राफेल तक निकली फ्रांस से, अपन से आगे तभी तो ले ली। AK-47 राइफल आज भी अपन रूस से आयात करते हैं, फाल्कन राडार इसराइल, है कि नहीं। तो अपन सुपर हर्क्यूलिस अमेरिका, मालवाहक विमान, तो साथ साथ रहते हैं। जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वो भी साथ रहते हैं, और जो आज उतने एडवांस नहीं है वो भी उनके साथ ही रहते हैं। अपन से गरीब देश लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कबायली है पूरा अफगानिस्तान, है कि नहीं है। तो वो भी इसी युग में रह रहे हैं, तो ऐसे अपन को समझना है। ठीक है, तो क्या है, जिस काल के मनुष्य ने पत्थर और तांबे, तो इस काल का जो मनुष्य था, जैसे एक मनुष्य ही मान लो, एक मनुष्य जैसे कोई व्यक्ति रह रहा है उस काल के अंदर, तो उसको पहले से जो चला आ रहा था प्रस्तर उनका ज्ञान था, फिर आगे एडवांस टेक्नोलॉजी वो और सीख गया। आज जैसे अपन देखें साइकिल भी चलती है रोड पे, और अपेचे भी अपन को देखने को मिलेगी, CBZ भी देखने को मिलेगी, है कि नहीं है। नवीन मोटरसाइकिलें, आज बैलगाड़ी भी देखने को मिलती है रोड पे, तो रेंज रोवर भी देखने को मिलती है, मर्सिडीज भी देखने को मिलती है। तो पुरानी के साथ साथ नया भी इंसान आगे बढ़ाता रहता है चीजों को। ओके, तो ये ताम्र पाषाण की बेसिक डेफिनेशन है, पता होना चाहिए। तो अब अपन जैसे बोल रहे हैं बार बार तांबा 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 तांबा, तो तांबा सबसे पहले वो धातु था जिसका इंसान को ज्ञान प्राप्त हुआ, यही लिखा हुआ है। सर्वप्रथम जिस धातु, धातु मेटल है, ध्यान रखो, मेटल, ठीक है ना, ये मिश्र धातु नहीं लिखा हुआ, एलॉय नहीं लिखा हुआ है। धातु वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई मिश्रण नहीं होता। अलॉय जैसे अपन देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, वो मिश्र धातु हो जाएगी, दो धातुओं के मिलने से बनी, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन बराबर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो अभी अपन धातु की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों को, जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया, वो धातु कौन सी थी, कॉपर, तांबा। तो इसलिए तो बोल दिया ताम्र पाषाणी काल, समझे। तो कॉपर तांबा वो पहली धातु जिसका इंसान को ज्ञान हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया, बिफोर क्राइस्ट, 5000। ठीक है ना, करीबन 250 ईसा पूर्व जैसे अपन देखेंगे सिंधु घाटी का ओरिजन ओरिजन हो जाएगा, मतलब इसके बाद आएगी डेट। ये पढ़ेंगे टाइमलाइन कैसे सारी, समझ गए।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत के अंदर ही है ना। भारत ये सारा इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारे इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ये ऐसे। ठीक है, तो नियोलिथिक के बाद नवपाषाण जैसे अपन देखते हैं 10,000 बीसी से चालू होती है। फिर नवपाषाण काल में कुछ जैसे जो बस्तियां थी उनको ज्ञान हो गया किसका, तांबे का प्रयोग करने का, अभी देखेंगे अपन। फिर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। बिल्कुल भी मत कह देना कि ये शहरी थे, याद रखो अर्बनाइजेशन इस समय नहीं था, शहरीकरण के कोई भी अपन को साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मेनली क्या थे ये, विलेज बेस्ड कम्युनिटी थी। पहला नगरीकरण जो आएगा दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, समझ गए। तो ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या थे, ग्रामीण समुदाय के लोग थे। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा लक्षण ताम्रपाषाण संस्कृतियों का नहीं था, तो क्या शहरीकरण उनका लक्षण ताम्रपाषाण संस्कृतियों का बिल्कुल भी नहीं था। वो कैसी थी, वो ग्रामीण समुदाय के थे, याद रखना है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, मतलब साइट्स कौन कौन सी हैं। राजस्थान में आहड़ व गणेश्वर पढ़ेंगे अभी अपन, उदयपुर हो गया, आहड़ गणेश्वर हो गया, सिक्कर झुंझुनू। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, कायथा, कयथा नहीं है ये कायथा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कायथा, कायथा है ना। कायथा संस्कृति, कायथा मृदबांड है, बड़े फेमस है, जाने जाते हैं, फोटो दिखाएंगे। कायथा और एरण, हिरण नहीं है लाले, वो क्या है एरण, एरण अभिलेख आएगा। तो एरण अभिलेख तो बाद का है, अभी तो एरण नहीं पढ़ो। सती का प्राचीनतम साक्ष्य है अभिलेख के साक्ष्य, एरण अभिलेख भानुगुप्त पढ़ेंगे, आएगा उत्तरोत्तर काल। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश जैसे ये मध्य प्रदेश जान लो, तो इसमें पश्चिमी हिस्सा है ना ये। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में अपन कौन कौन सी साइड देखते हैं, मालवा, कायथा, एरण, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन कौन सी साइड जैसे अपन देखते हैं, ये एक मिनट यहाँ कोमा लगा दूं, कोमा यहाँ से पश्चिमी महाराष्ट्र है ना। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, जोरवे, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत मजा आएगा देखेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र वही जैसे ये महाराष्ट्र है तो ये पश्चिम का हिस्सा, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, ठीक है, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, गांव गांव कॉमन आ रहा है, सोनगांव और इनाम गांव। आप सर इतने सारे नाम, अरे तो मैं क्या करूं, ये तो मोस्ट है, क्रीमिडिला क्रीमिया, ये तो जानना ही है। पश्चिम महाराष्ट्र, जोरवे, नेवासा, देमाबाद है ना, चंदोली मतलब चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, मतलब ये आएंगे इधर अपने अहमदनगर और फिर पुणे, लेकिन अहमदनगर पुणे दोनों पश्चिम महाराष्ट्र में है। फिर तथा दक्षिण पूर्वी भारत के अंदर अपन कुछ देखेंगे संस्कृति। ओके, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अभी आते जाएंगे देखते जाएंगे, फिर मैप पे तो और करेंगे अपन आराम से डिस्कशन, परेशान क्यों हो रहे हो। अब आओ क्या देखते हैं अपन कि मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति, मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति। तो मालवा तो अपन ने देख ही लिया, जगह का नाम है पश्चिमी मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाण संस्कृति एक विलक्षणता मतलब यूनिक फीचर क्या है, मालवा मृदभांड, मृदभांड भांड कर देता हूं इसका, ये थोड़ा सा कहीं ये अपने मिसिंग हो गया, भांड भांड, मृदवा मध भांड, ये ना आएगा इसमें, ना नहीं आएगा, मालवा मृदभांड ऐसे ऐसे लिखना चाहिए है ना। मालवा मृदभांड ये काफी फेमस है, मालवा मृदभांड, ठीक है। तो ये मालवा मृदभांड का है, सॉरी मालवा मृदभांड, मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणी मृदभांडों में सबसे उत्कृष्टतम माने जाते हैं, ठीक है ना, ये अपन को याद रखना। और मालवा के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट थी दैट इज कायथा, कायथा मृदभांड, मतलब मालवा मृदभांड में भी अपन को क्या याद रखना है, कायथा मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है पॉटरी, है ना, पॉटरी। जैसे अपन जैसे बोलते हैं आज भी साहब गाँव में तो हांडे वांडे लिया हो, तो हांडे मतलब जैसे हांडे तो मतलब मटकियां हांडी, और भांडे से अपन बोलते हैं जैसे मृदभांड बर्तन, ठीक है। तो मालवा मृदभांड, तो मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टम सबसे अच्छे माने गए हैं। और मालवा के भी कौन सबसे फेमस है मृदभांड, कायथा आएगा, कायथा संस्कृति। ओके, ताम्रपाषाण से संबंधित सबसे विस्तृत उत्खनन जहां हुए हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र जहां उत्खनन हुए स्थल, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में जहां उत्खनन हुए कौन कौन से स्थल हैं, अहमदनगर, ये अहमदनगर प्रेजेंट में महाराष्ट्र में, आपने लोकेशन देख ही चुके हो, गोदावरी नदी, ठीक है। तो अहमदनगर के किनारे कौन कौन से, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, JND है ना, JND, जोरवे, नेवासा एंड देमाबाद। और पुणे में क्या है, चंदोली और दो गांव है, इनाम गांव एंड सोनगांव, मतलब सोनगांव और इनाम गांव। पुणे में चंदोली
चंदोली, इनामगांव एंड सोनगांव, या यूं बोल दो इनामगांव एंड सोनगांव। ठीक है, तो अहमदनगर के अंदर तो जोरवे, नेवासा ये यूं है, यूं ध्यान रखो। अहमदनगर के अंदर तो जोरवे, नेवासा और देमाबाद यूं है, और पुणे के अंदर चंदोली, इनामगांव और सोनगांव ये है। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है ना। आज जैसे आप देखो कि सर ये अहमदनगर, पुणे, अरे लालू ये तो आज के जिले हैं। ठीक है ना, लेकिन उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृति थी वो जोरवे, पश्चिम महाराष्ट्र में, ये सारे उसी के सेंटर थे। जोरवे मतलब जोरवे की खुद तो कहलाया जाएगा ना जोरवे, तो जोरवे संस्कृति के स्थल थे जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव। या यूं मान लो जोरवी संस्कृति के ये सारे सेंटर थे, नेवासा, देमाबाद, इनाम, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे अपन देखते हैं गिलुंड, आहार संस्कृति का केंद्र था गिलुंड, ऐसे समझ गए। तो ऐसे ही, और आज प्रेजेंट में अपन जैसे देखते हैं जोरवे, निवासा, देमाबाद ये कहाँ है, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में, और चंदोली, सोनगांव, इनामगांव ये किधर है, ये पुणे के अंदर। तो अहमदनगर और पुणे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो तो सही एटलस में खोल के, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस खरीद के रख लेनी है। ओ ऐसे कई बार बोल चुका हूँ, ज्योग्राफी में काम आएगी, हिस्ट्री में काम आएगी, इकोनॉमिक्स में आएगी, करंट में आएगी। कहाँ बचोगे, खरीदनी पड़ेगी, अभी खरीद लो, चाहे फेल होने के बाद खरीदोगे, खरीदनी तो पड़ेगी। नेगेटिव चीज धीरे बोलिए। चलो आ जाओ। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, जैसे अपन देखा भाई मुख्य थे तो ग्रामीण थे पूरे ताम्रपाषाणी के। तो जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां, बस्तियां, कई बस्तियां है ना। जैसे मुख्य थे तो क्या है, ये ग्रामीण थी, ये बात ध्यान रखनी, जहन में बैठा लो। ताम्रपाषाणी संस्कृति सभी क्या थे, ग्रामीण थे, शहरीकरण नहीं देखते अपन, है ना। मुख्यतः कई बस्तियां ग्रामीण थी, कई बस्तियां ग्रामीण थी, है ना। मतलब जौरवे संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां, जैसे दैमाबाद और इनाम गांव, ये पढ़े थे अभी, दैमाबाद, दैमाबाद ये आ गया, इनाम गांव ये आ गया। दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नगरीकरण मतलब शहरीकरण, ये आगे आएगा भी, शहरीकरण क्या होता है, छोटे छोटे शहरों की स्थापना होना शहरीकरण, है ना। शहरीकरण का मतलब है कि गैर कृषि गतिविधियां यहाँ होने लगी थी। तो देखेंगे आएगा, तसल्ली से पढ़ेंगे। नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। जौरव स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है ना, ये यही दैमाबाद ऐसे जौरव स्थलों के अंदर। तो अपन जैसे देखते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृति में जौरव संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण ही थी, लेकिन उसकी कई स्थल जैसे दैमाबाद और इनामगांव, उनमें नगरीकरण की प्रक्रिया क्या प्रारंभ हो गई थी, शैशव अवस्था में थी, अभी क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, समझ रहे हो। मतलब अपनी बिल्कुल एक नवजात अवस्था के अंदर वो प्रारंभ हो चुकी थी, विकास नहीं हो गया था। विकास तो इसका अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसका पूर्ण रूप से विकास होएगा, आएगा, दैमाबाद हुआ सबसे दक्षिणतम स्थल सिंधु घाटी में आएगा। ठीक है, तो नगरीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक साक्ष्य अपन देखते हैं कहाँ, दैमाबाद और इनाम गांव में, जिनका संबंध किससे है, जौरवे संस्कृति से। और जौरवे संस्कृति का संबंध किससे है, ताम्रपाषाण काल से, ऐसे याद रखना है। ओके। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तु है, देखो ये दैमाबाद, दैमाबाद ये दैमाबाद है ना, कि भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं, जैसे अपन देखते हैं भाई शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, तो वहां पे गैर कृषि गतिविधियां होना शहरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। तो देखा अपन ने कांसे की वस्तुएं वहां मिलने लगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दैमाबाद। कॉपर हॉर्स जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कांसे का बैल मिला है, कांसे का रथ मिला है, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। तो कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए तो ये क्वेश्चन आता है कि किस जौरवे संस्कृति केंद्र से सबसे ज्यादा कांसे के स्थल, है ना। कांसा जैसे अपन जैसे देखें, कांसा क्या हो जाएगा, ये कांसा ब्रॉन्ज ये हो जाएगा आगे। तो ये सिंधु घाटी की विशेषता थी ब्रॉन्ज। तो दैमाबाद सिंधु घाटी स्थलों में भी आएगा प्यारे, सबसे दक्षिणतम सिंधु घाटी का स्थल दैमाबाद ही आएगा। लेकिन ये फिर और आगे बढ़ गया, पहले इन लोगों से पत्थरा ज्ञान था, थोड़े और आगे बढ़े तांबे का ज्ञान। क्यों, देखो तांबे को अपन थोड़ा सा टिन मिला दे तो और वो उन्नत बन जाएगा, टेंजिबिलिटी आ जाएगी, डक्टिबिलिटी आ जाएगी, खींच सकते हैं तांबे को, मंचा आकार में ढाल सकते हैं तांबे को, थोड़ा सा उसको टिन मिलाने में। तो फिर उन्होंने कांसा बनाना सीख लिया, इंसान ने चिंतन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, भगवान की दया से आगे नहीं बढ़ा इंसान, मस्तिष्क का काम लिया इंसान ने, इसलिए इंसान आगे बढ़ा। चिंतनशील होमोसेपियंस, याद आया कुछ प्यारे, होमोसेपियंस सेपियंस, मस्तिष्क का आकार बड़ा होता चला गया, रीजनिंग करता रहा, याददाश्त बनाता रहा और आगे बढ़ता रहा, वो ये है आज का इंसान। तो दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में क्या, कांसे की वस्तुओं उपलब्धि, ब्रॉन्ज एज।
इनमें से मतलब ब्रॉन्ज कॉपर से भी आगे उन्नत है, देखेंगे अभी। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है, देखेंगे आगे। तो ये नेमाबाद हॉर्ड्स, हॉर्ड्स का मतलब होता है एक जगह पे काफी भारी मात्रा के अंदर चीजें मिलना, नेमाबाद हॉर्ड्स, है ना, ब्रॉन्ज की है, कांसे की। तो कांसा मतलब तांबे का भी आगे इन्होंने बढ़ाया वो कांसा। फिर हड़प्पा का तो प्रभाव मिलेगा, ये हड़प्पाकालीन स्थल भी है ये। फिर क्या देख रहे हैं, इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इनाम गांव, पुणे के अंदर देखा ना, ये इनाम गांव ये रहा। तो बस्ती मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मुख्यतः ग्रामीण ही थी यूं, ताम्र पाषाणी। तो इनाम गांव जो बस्ती थी वो किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। किलाबंद का मतलब जैसे ये शहर है तो उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार अपन जैसे देखते हैं, ऐसे किलाबंद यूं, और खाई से घिरी हुई थी। आज भी जैसे देखो भरतपुर वाला किला नहीं, सोनगंगा अपन जैसे देखते हैं कि खाई से घिरा हुआ है कि नहीं है, भरतपुर का किला आज भी जैसे खाई से घिरा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बताया सब, फोटो वोटो सब दिखाई थी, और भरतपुर खोल के देखो अपने यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो, सब दिखाई देगी, सोनगंगा अपन है ना। तो ये ऐसे ये इनाम गांव भी जो सेंटर था वो किसका, जौरवे संस्कृति का था, लेकिन यहाँ बड़ी बस्ती थी। और शहरीकरण के प्रारंभिक साक्ष्य अपन कहाँ से देखते हैं, जौरवे संस्कृति का कौन सा, देमाबाद और इनाम गांव। और इनाम गांव में अपन देखते हैं बड़ी बस्ती थी, जो कि किससे, किले से। तो देखो किसी किले के चारों तरफ दीवार बनाते हैं, क्यों, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का मतलब आपको खतरा है तभी तो सुरक्षा कर रहे हो। तो खतरा किससे, आपके पास संपत्ति है तभी तो आपको खतरा है। आज मेरे पास 0/0, मैं कंगाल हूं तो मुझे कोई डर ही नहीं है। मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए और मैं ताला रखूंगा, है कि नहीं है, बॉडीगार्ड रखूंगा, सीसीटीवी कैमरा रखूंगा, बड़ी बड़ी दीवारें बना दूंगा घर के आसपास। तो सुरक्षा, सुरक्षा क्यों, खतरा, खतरा क्यों, संपत्ति। तो संपत्ति देखो ये वस्तुएं आ रही है कि नहीं आ रही, कहां से की वस्तुएं, उस समय बड़ी संपत्ति थी, आज भी है कि नहीं है, तो उस समय तो सोचो क्या होगा, है कि नहीं है। आज जैसे अपने सोना महत्वपूर्ण है तो तिजोरी में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उस समय के लिए लोगों के लिए ये कहां सा इंपॉर्टेंट था। तो इसको नजर में रखते थे ढंग से, और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाते थे जिससे कि कोई आक्रमण या चोरी लुटेरे का डर ना हो। ऐसे कॉन्सेप्ट समझने है ना जैसे। तो यही है भाई, हिस्ट्री क्या है, ई एच कार, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, ई एच कार। क्या है हिस्ट्री उसके अनुसार, हिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड हिस्टोरियन, है ना। तो ये इंटरेक्शन अपन को समझना है कि हिस्टोरिकल चीजें कोई निकलती है उनसे कैसे अपन को निष्कर्ष निकालना है। आ जाओ अब अपन देखते हैं अगला स्थल ताम्रपाषाण, आहड़। आहड़ अभी पश्चिमी, अपन जैसे राजस्थान में भागे, अभी अपन ने पहले महाराष्ट्र देख लिया, अब देख लो आहड़। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, ये आएगा ये नाम। ये ताम्बवती किसको बोलते थे, ये आहड़ को बोलते थे। ये अपना जो उत्तरी उदयपुर है, ठीक है, ये सारा वो वाला क्षेत्र है सारा, बेड़स नदी के आसपास वाला, है ना। बेड़स नदी इसमें लिख लेना, बेड़स नदी, ठीक है। और मैं आपको अभी साइट्स में सारा बताऊंगा। फिर इसका सेंटर था गिलुंड, ये प्रेजेंट में राजसमंद में, है ना। आहड़ संस्कृति मेन था उदयपुर में थी, बेड़स नदी के आसपास। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह जहाँ तांबा मिलता है। आज भी देख लो हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टिंग प्लांट है कि नहीं है, वहीं पे ही। कॉपर स्मेल्टिंग तो अपने खेतड़ी नो डाउट उधर है, और जिंक स्मेल्टिंग वहां कॉपर भी मिलता है। इस संस्कृति का काल 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2100 से 1500 ईसा पूर्व, मतलब ये सिंधु घाटी की समकालीन है, ये बता रही है, लिख लो यहाँ पे, ये सिंधु घाटी की समकालीन है। उधर सिंधु घाटी भी रही और इधर ये भी अपना काम करते रहे। गिलुंड इस संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, आहड़ संस्कृति का। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग, स्टोन फ्लेक इंडस्ट्री, स्टोन फ्लेक कैसे, ये पत्थर का टुकड़ा, देख लो अभी प्रस्तरी को पढ़ाया था ना, पंचमार तकनीक, फ्लूट तकनीक, अलंकरण तकनीक, ये वही है। पत्थर लिया, फिर एक बोरर लिया, उस पर गंडासे से चोट करी, और फिर ये एक फलक निकल गया ऐसे इसमें से। तो पंच से निकला इसलिए पंचमार तकनीक। ये फलक किससे निकला, पंच निकलने से निकला ना, पंच मतलब मुक्का दिया, प्रेशर लगाया, ठीक है। और फिर फलक निकालने के बाद ये अलंकरण बन गया, तो इसको नाले अलंकरण तकनीक भी बोलते हैं। तो ऐसे ये स्टोन फ्लेक इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे निकाले गए, तो इसलिए इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं स्टोन फ्लेक। वो भीलवाड़ा वाली पट्टी याद करो, भीलवाड़ा राजसमंद को ज्यादा दूर नहीं है, यूं ऐसे देखे तो अपन, है ना, कि अवशेष मिलते हैं। फिर क्या है, इस काल के लोग गेहूं धान चावल की खेती करते थे। गेहूं धान दाल, गेहूं वीट, धान ये पैडी जो अपन जिससे चावल आगे निकलता है, और दाल की खेती करते थे, ठीक है। लगभग ये सभी अनाज मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवादा टोली में भी पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नवादा टोली, मालवा संस्कृति का एक केंद्र नवादा टोली आएगा।
खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी स्थान पर नहीं मिले हैं। मतलब नवपाषाण का जो था ना, मेहरगढ़ वगैरह जो अपन ने देखा था, बलूचिस्तान, नवपाषाण, वहां पर भी इतने अनाज नहीं उगाए गए जितने कि अपन जैसे देखते हैं कहाँ, गिलुन संस्कृति में अपन देखते हैं, या ताम्रपाषाणिक लोगों के द्वारा जैसे अपन देखते हैं। ठीक है। और नवादा टोली जो मालवा संस्कृति का, नर्मदा नदी के किनारे जैसे अपन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। ठीक है ना, एमपी के अंदर मालवा के अंदर अपन देखते हैं नवादा, सरदार सरोवर तो गुजरात के अंदर, नो डाउट। ठीक है, ऐसे देखते हैं अपन। तो इस काल के लोगों ने ज्यादा अनाज उगाया ताम्रपाषाण। तो क्यों उगाया, आप सोचो, ऐसा क्या है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा अनाज उगाया इन्होंने भारत में? क्यों? क्योंकि देखते हैं अपन, धीरे धीरे स्थायी जीवन चालू हो गया। अब इंसान नहीं भटकता इधर उधर, बड़बड़ी खाना इंसान ने छोड़ दिया, एक जगह रहने लगा। तो नो डाउट अब एक जगह रहने लगा तो ज्यादा अनाज की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो भूखे थोड़ी ना मरेगा इंसान। तो ऐसे अनाज उगाया जाने लगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझना है, दिमाग को यूज करो, रीजनिंग को, तोते मत बनो। तो दादा रटो मत, समझो चीजों को और निष्कर्ष निकालो, खुद आप भी बन जाओ एक हिस्टोरियन ईएचकार की तरह। ठीक है। फिर क्या है कि अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट, आहड़ के लोग पत्थर के बनो घरों में रहते थे, है कि नहीं है? पत्थर से बने घरों में, इंपॉर्टेंट। तो मुख्यतः तो ग्रामीण थी, लेकिन मतलब ताम्रपाषाण संस्कृतियां मुख्यतः ग्रामीण थी, लेकिन अपन कुछ शहरीकरण के साक्ष्य भी देखते हैं, जैसे पत्थर के घर। आज भी देखो, जैसे ईंट का तो प्रयोग बाद में हुआ, लेकिन पत्थर जैसे जो मिले उनसे छोटे छोटे लगा घर बना लिए उसने, क्योंकि स्थायी जीवन चालू हो गया था नवपाषाण में। तो नवपाषाण से उन्नत अवस्था थी ताम्रपाषाणिक। तो उसमें इंसान ने देखा कि यार मिट्टी के घर या घास फूस के घर है ना, बारिश में ढह जाते हैं, कच्ची मिट्टी के घर। तो यार बारिश में मेरा घर यथावत बना रहे, तो क्या उसने देखा, अरे पत्थर जो है ना, ये मिट्टी बारिश में पिघलता नहीं है मिट्टी की तरह। या ये जो घास के घर है ना, जो पहले पिघल जाते थे, लकड़ी का घर जैसे आप जैसे देखोगे बारिश में खराब हो जाता है, बदबू आने लग गई, सड़न आने लग गई। तो वो देखता था यार अब क्या करूं इसको, और यार ऐसा करो, ये दिख रहा पत्थर, इसको जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं अपन, ऊंचे दीवारें, तो ये सर्दी गर्मी बरसात सब में मदद करेगा अपने। तो ऐसे रीजनिंग। तो आहड़ के लोग कहाँ में रहते, पत्थर से बने घरों में। तो धीरे धीरे देखते हैं अपन, इंसान ऐसे आगे बढ़ा और फिर शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे अपन देखेंगे वैसे। सिंधु घाटी के तो और आए कि यार पत्थर मंचा आकार का बनाए अपन मिट्टी को सेक कर, तो ईंट बन गई। ईंट क्या है, मंचा पत्थर जो मिट्टी को सेक कर बनाया गया, है कि नहीं? तो उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आती है निर्माण करने में। तो ये हो गया। तो ऐसी धीरे धीरे रीजनिंग है। आहड़ के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। ओके, फिर आगे देखते हैं और क्या फैक्ट, क्या फैक्ट है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। स्थायी जीवन है, एक जगह रहना है, तो धीरे धीरे वो कपड़े निर्माण की कला उन्होंने सीख ली, सुई धागे का प्रयोग सीख लिया। तो ये वस्त्र निर्माण है, कॉटन उगाना, उससे कैसे धागा रेशा बनाना है, कपड़े सिलना है। कतिया मिला, कतिया मतलब वही चरखा, सूत काटना और फिर चरखे से उस धागा बनाना है, ऐसे सारा सब मिले हैं अपन को इनाम गांव सोन गांव से। तो वस्त्र निर्माण में सबसे आगे थे अपने जौरवे संस्कृति वाले, लिख लो यहाँ पे, जौरवे संस्कृति वाले सबसे उन्नत तरह का वस्त्र निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में, मतलब वस्त्र निर्माण वीविंग के अलावा क्या है, इनाम गांव जैसे जौरवे संस्कृति देखी थी में कुंभकार, पॉटर्स व्हील, भांड बनाना है ना, धातुकार, मेटलर्जी जैसे कॉपर से, ब्रॉन्ज से। इनाम गांव में तो मिला है कॉपर हॉट, देमाबाद, धातुकार, मेटलर्जी, हाथी दांत, आइवरी कास्टिंग, आइवरी है ना, आइवरी दांती का मतलब हाथी का दांत ले लिया, उसमें फिर नक्काशी करना बोरर वगैरह से। शिल्पी, आर्टिजन्स जैसे अपन देखते हैं, शिल्पी, शिल्पी कौन होते हैं, जैसे शिल्पी जैसे सुनार हुआ, वो एक शिल्पी है, धातु का काम जो करते थे। लुहार हुआ, जैसे औजार बनाने, तो वो कौन बनाएगा, आज औजार कोई बना सकता है, आज भी देख लो आप। तो पर्टिकुलर जैसे लुहार होते हैं वो शिल्पी है। ऐसे पत्थरों के मकान बनाने वाले, तो नो डाउट उसमें मसाला वगैरह नहीं, पत्थर जोड़ जोड़ के बनाना वो भी कला थी, तो वो शिल्पी। चूना बनाने वाले, कि धीरे जैसे आप देखो इनाम गांव किले से दीवार से गिरा हुआ नहीं था, तो चूना लाइमस्टोन से। खिलौने की मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने की मिट्टी की मूर्तियां, है ना, मतलब क्या ना, मिट्टी के आकार के या मिट्टी की मृण मूर्तियां जिनको बोलते हैं, टेराकोटा फिगर्स ये सॉरी। ठीक है, खिलौने की मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा फिगर्स बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। तो ये टेराकोटा फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मृण मूर्तियां जिनको आज जैसे अपने मोलेला गांव नहीं है राजस्थान जैसे इधर ही अपने, तो ऐसे तो ये टेराकोटा फिगर्स बनाने वाले ही ऐसे। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिजन्स अपन को मिलते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त तो ये सारे जैसे जो है ना, ये सारी गैर कृषि गतिविधियां हैं, तो इसलिए अपन बोलते हैं शहरीकरण के प्रारंभिक साक्ष्य।
शहरीकरण है ना, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये प्रारंभिक साक्ष्य अपन को यहाँ ताम्रपाषाणी स्थल खासतौर पर जॉर्वे संस्कृति में दिखाई। शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है कि गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो देख लो सारी नॉन एग्रीकल्चर, तो कुम्भकार, धातुकार, हाथीदांत, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा फिगर्स के कारीगर, तो ये सब शहरीकरण के प्रारंभिक साक्ष्य हैं। ठीक है, फिर क्या है, इस काल के लोग संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में कुछ आभास मिलता है। संस्कार मतलब जैसे कि जैसे दफन करना है तो कैसे करना है, ठीक है, फिर चिता पे जैसे लेटाना है अपने को, तो सिर जैसे दक्षिण दिशा में, पांव उत्तर दिशा में, धार्मिक संप्रदाय मतलब पूजा आराधना, है ना, ये सब ऐसे प्रारंभिक जानकारी मिलती है अपने के धर्म की। फिर वो उन्नत अवस्था में अपन धर्म देखते हैं कब, सिंधु घाटी में। भाई स्टोन एज, पैलेolithic, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में तो कुछ भी धर्म नहीं था। फिर ताम्रपाषाण में धीरे धीरे स्थायी जीवन चालू हो गया तो कुछ धर्म का आभास अपन को मिलता है। फिर और स्थायी जीवन चालू हो जाएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी सिंधु घाटी में, तो उसमें अपन को उन्नत धर्म मिलता है। तो धर्म भी संस्कृति के साथ साथ बढ़ता है। फिर देखो धर्म का, संस्कारों का एक अपन उदाहरण देखते हैं। महाराष्ट्र के लोग मृतक को अस्थि कलश, है ना, अस्थि कलश में क्या होता है, जैसे आज भी, जैसे आप देखो आज जैसे मान लो हिंदू धर्म में, जैसे मान लो कोई डेथ हो जाती है तो अपन जला देते हैं, फिर उसकी राख को इकट्ठा करते हैं, फिर हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, जिसको फूल चुगना बोलते हैं, फिर एक मटके में डाल के और फिर नदी के अंदर गंगा जी में अपन विसर्जन करते हैं। तो वो आंशिक अस्थि कलश समाधान है। वो लोग क्या करते थे, कई जैसे मानव को जैसे पहले खुले में छोड़ दिया, वैसे डेथ हो गई तो उसको वैसे धूप में छोड़ दिया, शमशान की तरफ धूप में छोड़ दिया, जलाया नहीं। फिर जब उसकी हड्डियां बच गई तो उनको कलश में डाल के जमीन में गाड़ दिया। आज अपन क्या करते हैं, जलाने के बाद राख और फूल इकट्ठा करके अपन, हड्डियों को इकट्ठा करके अपन विसर्जित करते हैं। उस समय क्या, पहले क्योंकि पूरे को तो अपन, पूरी डेड बॉडी को तो मटके में नहीं समझ सकते ना, तो पहले धूप में छोड़ दो, मांस वगैरह सड़ जाए, जानवर खा जाए, फिर बची हुई हड्डियों को वो कलश में डाल के जमीन में गड़ा देते थे। उसको अपन कलश समाधान बोलते हैं। पिट पिट बरियल्स, PIT, पिट मतलब कलश और बरियल्स मतलब समाधान। पिट बरियल्स, जैसे पिट ड्वेलिंग्स, बुर्जम कराल, पिट ड्वेलिंग्स में गर्त निवास वाले नौपाषाण। तो महाराष्ट्र के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे, ऐसे, ठीक है ना, कलश में रखकर ऐसे। और उत्तर दक्षिण से जैसे क्या मतलब है, जैसे मटके को जैसे अपन ने गाड़ा, मटके को गाड़ा तो मटके को इस तरह से गाड़ा, जैसे ये तो मटके का मुंह और फिर ये जैसे मटका, ठीक है, तो उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर मतलब सिर जैसे जो है ये हो गया दक्षिण दिशा के अंदर, और कलश का जैसे जो ये हिस्सा ये हो गया उत्तर दिशा के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, ये क्या है, संस्कारों का ही तो एक है ये तरीका। संस्कार ही तो झलकते हैं इससे कि भाई मृतक संस्कार, संस्कारों में सब आते हैं, समाधान प्रक्रिया का संस्कार, शादी का संस्कार, है कि नहीं है, तो ये सारे संस्कारों के हैं। फिर अपन देखते हैं ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना, फर्टिलिटी, जैसे अपन सिंधु घाटी में भी जैसे देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा। तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। वृषभ क्या होता है, इसको बैल बोलते हैं अपन, बुल, है ना, वृषभ बैल, वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था, ठीक है। तो मातृ देवी और वृषभ, ठीक है। तो अपन ने देखा संस्कार और धार्मिक संप्रदाय, संस्कार में आए अस्थि कलश, धार्मिक में आगे मातृ देवी और वृषभ, है कि नहीं। तो ऐसे अपन देखते हैं धर्म की प्रारंभिक अवस्था का विकास। फिर क्या, इस काल में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो गई थी। असमानता कैसे, गरीब लोग छोटे घर में, अमीर लोग तुलनात्मक रूप से बड़े घर में, तो सामाजिक असमानता ही तो है। तो धीरे धीरे सहीकरण बढ़ेगा तो असमानता भी तो आएगी, कईयों के पास पैसा है, कईयों के पास पैसा नहीं है, तो असमानता। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जॉर्वे बस्तियों में इस तरह का निवासगत अधिक्रम, निवासगत कैसे, निवासगत अधिक्रम कैसे मतलब अपन निवासगत को बोलेंगे हैबिटल, हैबिटेट बोलते हैं ना, हैबिटल अधिक्रम मतलब हायरार्की, हैबिटल हायरार्की, HH, है ना। ऊंच नीच का क्रम, ऊंच नीच समझे, अभी मैंने बताया आपको कि गरीब है तो वो नीचे मकान में, थोड़े मिट्टी के मकान में, ऊंचा है पत्थर के मकान में, जैसे आहड़ के अपन ने जैसे देखा ही था, पत्थर यूज करने लगे थे, तो दहमाबाद वगैरह के भी छोटे छोटे पत्थर या किले निर्माण के लिए अपन जैसे देखती हैं। तो जो अच्छे लोग थे, उन्नत थे, वो तो किले बनी दीवार के अंदर रहते थे, और जो गरीब थे वो बाहर खुले में, है ना। तो जॉर्वे संस्कृति में अपन जैसे देखते हैं, तो जॉर्वे में तो था शहरीकरण चालू हुआ, तो वहीं उनको डर रहता था, और इसलिए अपन निवासक्रम अधिक्रम देखते हैं, गरीब लोग ऊंचे में और अमीर लोग ऊंचे में और गरीब लोग नीचे में। इसमें जॉर्वे
है ना, जौरवे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये र इसमें हमेशा छोटा ही आता है, ये इसमें जौरवे ऐसे यूं, इसमें जौरवे में द्विस्तरीय निवास का आवास मिलता है। द्विस्तरीय क्या है, वही ऊंच नीच, ठीक है ना, द्विस्तरीय है ना, गरीब लोग नीचे या कच्चे मकानों में और अमीर लोग पक्के पत्थर के बने मकानों में। तो ये जौरवे संस्कृति में अपन ये चीज देखते हैं। तो ये सब धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, ये लक्षण है सारे शहरीकरण। ओके, मतलब पक्के निर्माण का प्रयोग, ये सब। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। श्रृंखलाएं, अनेक श्रृंखलाएं, तिथि मतलब श्रृंखलाएं, मतलब जैसे पहले ये संस्कृति आई ताम्रपाषाण, फिर ये आई, फिर ये आई, ऐसे, ठीक है। कुछ तो प्राक हड़प्पी है, हड़प्पी है, ये हड़प्पी है, प्राक हड़प्पी मतलब ये हड़प्पा पढ़ेंगे अपन, प्राक, है ना, प्राक का मतलब है प्राक हड़प्पी है, हड़प्पी का मतलब, प्राक हड़प्पे का मतलब हड़प्पा से थोड़े से पहले के, हड़प्पा के जब उन्नत अवस्था नहीं थी वो, प्री आईवीसी, ठीक है, प्री आईवीसी। कुछ हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है और कुछ हड़प्पोत्तर है, पोस्ट आईवीसी, है ना। ये प्री आईवीसी, प्री आईवीसी, आईवीसी एंड पोस्ट आईवीसी, अपन आईवीसी के अंदर देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि हड़प्पा जब उन्नत अवस्था में थी उसको तो अपन हड़प्पे संस्कृति बोलते हैं। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा पूरी उन्नत अवस्था में नहीं आई, उसको अपन प्राक हड़प्पा बोलते हैं। और जब उन्नत अवस्था के बाद का जो काल है उसको अपन हड़प्पोत्तर बोलते हैं, पीजी मतलब पोस्ट आईवीसी। तो पोस्ट मतलब जैसे अपन पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, तो ग्रेजुएशन की बात जो करे दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, स्नातकोत्तर। तो ऐसे हड़प्पोत्तर, ये पोस्ट अपन को वर्ड समझना, सब में आएगा, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, हर्षोत्तर, है ना, ऐसे। तो ताम्रपाषाण संस्कृति की अनेक श्रृंखलाएं कैसे, कुछ तो हड़प्पा के प्रारंभ की हैं, ठीक है, जैसे गणेश्वर हुआ, कुछ हड़प्पा के समकालीन है जैसे देवाबाद है, और कुछ ऐसी है जो हड़प्पा के बाद भी चलती गई, उसमें जैसे कायथा वगैरह आएंगी, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है ताम्रपाषाणी संस्कृतियों की। तो ये समकालीनता चलती रहती, कुछ को ज्ञान हो गया, कुछ को पहले ही ज्ञान था प्राक हड़प्पे, कुछ हड़प्पा के समकालीन चलती रही, उनको जैसे कांसे का ज्ञान हो गया देवाबाद में, तो कांसा क्या ज्ञान विशेषता थी हड़प्पा की, तो हड़प्पा कालीन संस्कृति को जो कांसे ज्ञान था वो समकालीन है। और कुछ फिर हड़प्पा के बाद भी चलती आई, कि हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, वो सब फेल हो गए, उनका पतन हो गया, फिर भी कुछ स्थल हड़प्पा के बाद तक चलते आए। तो ये कुछ ये ऐसे ताम्रपाषाणी संस्कृतियां अपन उसके अंदर देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हड़प्पा में और समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी समझना अपने को। फिर देखो ये साइटों के नाम है, प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनावली स्पष्ट ताम्रपाषाणी है। तो समझना, देखो ये कालीबंगा जो है ना, ये इसमें अपन ताम्रपाषाण के भी अवशेष मिलते हैं अपने को, और फिर सिंधु घाटी के समकालीन तो है ही है। तो कालीबंगा में प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के समकालीन दो अवस्थाएं इसके अंदर मिलती हैं। और हरियाणा के अंदर बनावली है, बनवालिया बनावली स्पष्ट है ताम्रपाषाणी है। सिंध प्रांत में कोटदीजी भी ताम्रपाषाणी अवस्था की थी, कोटदीजी आएगा, तो कोटदीजी प्राक हड़प्पा भी है और हड़प्पा के समकालीन भी है। तो सारे नाम अपन ने पढ़े ना, कालीबंगा हुआ, बनावली हुआ, कोटदीजी हुआ, ये प्राक हड़प्पा भी है और हड़प्पा समकालीन भी है ये, ठीक है। फिर क्या कहा था कि मृदबांडों पर प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पन मतलब हड़प्पा का समकालीन, और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब तीनों काल देखे कायथा ने, हड़प्पा से पहले भी, उसका समकालीन भी हड़प्पा के, हड़प्पा के बाद भी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, कायथा मृदबांड, कायथा मालवा, अभी आएगा मैप में देखेंगे। फिर क्या है, 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया, जबकि सिंधु घाटी का तो लोप देखते हैं अपन 1400 बीसी के लगभग ही हो गया। तो 1400 बीसी के बाद आती है 1200 बीसी, सिंधु घाटी का लोप हो गया, मतलब कायथा का लोप हो गया, मतलब ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो जोरवे में जैसे अपन देखते हैं क्या है कि वे है ये, वह है ये। तो जोरवे संस्कृति अपन जैसे देखते हैं कि सिंधु घाटी के बाद तक भी करीबन 700 साल तक वो जीवित रही है ना। सिंधु घाटी का पतन जैसे मैंने अभी बताया करीबन 1400 बीसी में हो जाता है, और इसके 700 साल बाद मतलब 700 बीसी तक भी जौरवे संस्कृति बनी रही, है ना। तो सिंधु घाटी के 700 साल बाद भी जौरवे संस्कृति जीवित रही। इंपॉर्टेंट, जौरवे संस्कृति अहमदनगर महाराष्ट्र, ऐसे याद रखना, बहुत फेमस है। और ताम्रपाषाणी का लोप हो गया 1200 के अंदर, फिर भी उसके करीबन 500 साल तक जिंदा रही, कौन सी,
जोरवे संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट, अहमदनगर और पूना महाराष्ट्र। ताम्रपाषाणी बस्तियों का लुप्त होने के कारण अल्प 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 अत्यंत अल्प है ये, अत्यल्प यूं है, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प, अत्यल्प 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 है ना, अति प्लस अल्प, अत्यल्प वर्षा मतलब सूखा, फेमाइन जिसको बोलते हैं ना, ड्रॉट फेमाइन, ये वो है। ठीक है, आज भी जैसे अपन देखते हैं महाराष्ट्र का जैसे अहमदनगर वाला जो क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से इसमें तो वर्षा होती है, लेकिन अपन वेस्टर्न घाट के पीछे वाला जो क्षेत्र देखते हैं ना, छाया क्षेत्र, तो उसमें आता है पुणे, तो उधर बहुत कम बारिश होती है आज भी। तो फिर बारिश कम होने से यहाँ फेमाइन पड़ा, ड्रॉट पड़ा, अकाल, और फिर ये बस्तियां नष्ट हो गई। तो अपन जैसे देखते मुख्यतः ग्रामीण थी, कृषि पे ये आधारित थी, गेहूं देखा तो ऊपर गेहूं, और अपन ने जैसे देखा धान, दाल, उन पे जिंदा रहती थी। तो जब, और वो खेती जो थी उस समय कोई सिंचाई से इंदिरा गांधी नहर थोड़ी थी उस समय, तो सारी खेती किस पे निर्भर थी, वर्षा पे। तो वर्षा कम हो गई तो खेती ठप हो गई, और फिर वो सूखा पड़ा और वो अकाल अपन जिसे देखते हैं, तो उससे फिर ये संस्कृतियों का लोप हो गया ऐसे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है पतन का क्या कारण था। ओके, फिर आगे देखते हैं अपन क्या चीज इसमें, ताम्रपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति का महत्व क्या है वो देखते हैं। आ जाओ, ताम्रपाषाणिक अवस्था का महत्व, क्या महत्व है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर, चाक मतलब जो अपन पॉटर्स व्हील बोलते हैं ना, मृदबांड, वो पहिया कुमार का, वो चाकों पर बने काले एवं लाल मृदबांड, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ये इसको अपन बोलते हैं काले एवं लाल मृदबांड। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं आज भी, जैसे आप देखो अपन मटका देखो, काला मटका होता है, या यूं जैसे आप देखो आज अपन जो लाल मटका यूज करते हैं, बाहर से तो लाल होता है, तो अंदर से अपन देखते हैं वो काला होता है, तो वो भी काले एवं लाल मृदबांड है, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, बाहर से लाल अंदर से काला। तो ये आज भी देखो अपन यूज करते हैं ऐसे मटके, मटका देख लो बाहर से लाल अंदर से काला, तो है कि नहीं। देखो पीछे वाली चीज भी चली आ रही है और वर्तमान में भी अपन चल रहे हैं। आज अपने पास आरओ भी है और ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री भी है, तो यही है, देख लो, है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। तो अभी अपन ने पहले देखी थी स्टोन एज ओसीपी आ गई, स्टोन एज ओसीपी के बाद अपन देखते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। ऐसे ये अभी विकास है, ये क्रम में जमानी होती है, गैरवे एवं चित्रित मृदबांड ओसीपी, काले एवं लाल मृदबांड, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, ये इनका ऐसे विकास क्रम में याद रखना है। यूं अभी जब अपन पढ़ेंगे ना 16 महाजनपद और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में एनबीबीडब्ल्यू आएगा, नॉर्दर्न पॉलिश्ड ब्लैक वेयर, वो उसके बाद की है ऐसे। ठीक है, तो यूं ध्यान रखना अपने को, ओसीपी, बीआरडब्ल्यूपी और एनपीबीडब्ल्यू, ये इन पोट्रियों का क्रम है। नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के, ओसीपी प्रस्तर युग, बीआरडब्ल्यूपी स्टोन एज, सॉरी अपने ताम्रपाषाणिक, ये ताम्रपाषाणिक है बीआरडब्ल्यूपी, और ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्योत्तर की, ओसीपी प्रस्तर युग की है, ऑर्चिड कलर पॉटरी, गेरुए रंग के मृदबांड। तो ऐसे समय समय मैंने बताया क्रम याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं, पहले ओसीपी, देन बीआरडब्ल्यूपी और देन एनपीडब्ल्यू, एन एनपीबीडब्ल्यू, ऐसे ये क्रम में याद रखना है ऐसे इसका, है ना, क्रम में गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये फिर ठीक है, ये आगे काले एवं लाल मृदबांड, फिर क्या है, चित्रित मृदबांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने। चित्रित मृदबांड क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने मटका बना दिया, मटका बन गया, ये चित्रित क्या है, अब जैसे इसके ऊपर मैंने एक दूसरा रंग लेके यूं ऐसे लाइनें बना दी और उसमें मैंने डिजाइन बना दी ऐसे, तो ये क्या हो गए, ये चित्रित मृदबांड हो गए ऐसे, ये लाइनें बना दी, है ना, यूं अलग अलग ये फूल पत्तियां बना दी, तो ये चित्रित पेंटेड पॉटरी हो गई, है कि नहीं है, तो चित्रित मृदबांड है ऐसे, है ना। तो क्या है, चित्रित मृदबांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने किया। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही, अलक्षित मतलब मिलती हुई, अलक्षित रूप से ताम्रपाषाण अवस्था में परिणित हुई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दिया। क्योंकि दक्षिण भारत में ना नवपाषाण अथवा ये जो है ना महापाषाणिक संस्कृतियां, ये अलग से अपन एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, सारा आ जाएगा, मैं बता दूंगा उसमें, दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियां आएगा, ये बताऊंगा अभी अलग फाइल में। फिर अगला पढ़ो, मालवा एवं मध्य भारत जैसे कायथा एवं एरंड की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं। पढ़ाई अभी अपन ने कायथा एवं एरंड मालवा संस्कृति की है ना। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं, मतलब ताम्रपाषाण के अंदर पहले आई मालवा संस्कृति
और उसके बाद आई जौरवे संस्कृति। यूं पढ़ना अपन को, ये इस लाइन का मतलब है, पहले मालवा है और उसके बाद जौरवे। फिर क्या है, सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। प्रायद्वीप भारत मतलब क्या है, जैसे ये प्रायद्वीप भारत है, 3 तरफ जो पानी से गिरा हुआ है, तो ये अहमदनगर पुणे यही तो था, ये पूरा ऐसा। तो प्रायद्वीप भारत में सबसे पहले गांव किसने बसाए हैं, ताम्रपाषाणिक लोगों ने, जैसे जौरवे संस्कृति के अपन ने देखे थे अभी, ऐसे। ठीक है, फिर क्या फैक्ट आगे, बड़े बड़े मध्य प्रदेश में कायथा वेरण की एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में नाव गांव की बस्तियां किलाबंद है। किलाबंद मैंने बताया, दीवारों से घिरी हुई, तो इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा क्यों, क्योंकि खतरा, खतरा क्यों, क्योंकि शहरीकरण की क्रिया प्रारंभ हो गई थी। अनेक तरह के शिल्पी थे, वो अपना सामान बनाते थे, तो सामान की रक्षा किया जाना जरूरी है। हाथी दांत में मान लो आपने उकेरी कोई चीज और कोई चोर चुरा के ले गया हाथी दांत, तो गड़बड़, सुरक्षा जरूरी है, तो किले की दीवार। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, संपूर्ण समाधान मतलब क्या है कि जैसे पूरे शव को अपन ने दफना दिया धरती के अंदर, वो संपूर्ण समाधान है। तथा पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, आंशिक कैसे, पहले खुले में छोड़ दिया डेड बॉडी को, फिर जो हड्डियां बच गई उनको दफनाया, तो वो था आंशिक समाधान, पार्शियल बरियल, पार्शियल बरियल। और पूर्ण समाधान मतलब कंप्लीट बरियल, ऐसे। ताम्रपाषाण स्थलों में हल एवं फावड़ा भी पाया गया। खेती करते थे ना, तो हल कैसा होगा, जैसे ये लकड़ी का हल, ऐसे लकड़ी के हल थे इस समय, तो इसको ऐसे इंसान लगा के इंसान से खींच सकते थे, बैल से खींच सकते थे, ऐसे। तो हल से क्या होता है, जमीन को अपन पोली कर सकते हैं, तो पोली करने से फिर क्या है, थोड़ी उसमें कैविटी डेवलप हो जाती है, फिर वो जड़ें आराम से पनपती हैं। ये था हल का प्रयोग। और फावड़ा कैसे, जगह जगह पे अपन यूं ऐसे खोद सकते हैं फावड़े से, तो उससे क्या होती है, मिट्टी को थोड़ा अपन पोला कर देते हैं, कैविटी डेवलप हो जाती है, तो वो नमी स्टोर करती है और जड़ें पौधे की अच्छी तरह पनपती हैं। तो पढ़ा था ना, ये वो संस्कृतियां थी, ताम्रपाषाणी संस्कृतियां, जिन्होंने सबसे ज्यादा अनाज उगाए थे। आज तक किसी संस्कृति ने अनाज नहीं उगाए, मतलब ताम्रपाषाणी संस्कृति तक किसी संस्कृति ने अनाज नहीं उगाए थे। मतलब नवपाषाण में भी थे, अनाज नहीं उगे थे, मेरठगढ़ में भी, मेरठगढ़ बलूचिस्तान में भी, कच्ची प्लेन्स। तो इन्होंने क्यों उगाए, क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ, स्थल स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया था। अब अनाज उगाए तो ज्यादा कैसे उगे, तो इंसान ने देखा, चिंतन किया, यार क्यों ना हल से इसको अपन जोत दें, प्लो से क्यों ना अपन इसको अपन कल्टीवेट करें जमीन को, तो उससे क्या, कठोर मिट्टी नरम हो जाएगी, जड़ें अच्छी तरह जाएंगी, तो पेड़ा अच्छा, पेड़ मतलब पौधा अच्छा पनपेगा, अच्छा अनाज देगा। गेहूं को अपन जमीन में तो उगाएंगे, तो पोला करके उगाते हैं। आज भी जैसे देखो, हल से अपन पहले हार्वेस्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, हल से, जैसे प्लो शेड से अपन, तो चलो हल ट्रैक्टर से आ गया, तो पहले अपन बैल से चलता है, उससे पहले अपन हाथों से खींचते हैं हल को, तो उससे होता है क्या, जमीन पोली हो जाती है, फिर अपन उसमें गेहूं डालते हैं, तो गेहूं की जड़ें अच्छी जाती हैं, अंकुरित अच्छा होता है गेहूं। लेकिन ज्यादा गहरा भी नहीं दबा सकते, सड़ जाएगा, तो इंसान ने ऐसे नॉलेज ली कि थोड़ा सा नीचे दबाओ मिट्टी में दाने को, तो जड़ें अच्छी जाएंगी, पोली होगी तो मिट्टी, और फिर पौधा अच्छा पनपेगा गेहूं का, ऐसे। तो चिंतन किया कि नहीं किया इंसान ने, चिंतन से आगे बढ़ा, आप भी चिंतन करो, माइक्रो बनाए ऐसे, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो हल्का और फावड़े का प्रयोग किया क्योंकि खेती में जरूरी था, और फिर खेती ऐसे उन्नत होती चलेगी, खेती उन्नत हुई तभी तो अनाज उगाया। ताम्रपाषाणी ने लोग, और देखो अनाज उगाया। आप जैसे देखो, अनाज उगाना क्यों जरूरी, शहरीकरण की क्रिया प्रारंभ होगी ना, आप शहर, आप जैसे देखो, जयपुर में आपको कहीं खेत दिखाई देते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जयपुर में सारे गैर, शहरों के अंदर गैर कृषि गतिविधियां होती हैं, नॉन एग्रीकल्चर। तो पेड़ तो वो, जैसे मान लो हाथी दांत पे जो आइवरी कास्टर जो था ना, हाथी दांत पे जो नक्काशी करता था, वो ऐसा थोड़ा था कि वो खाना नहीं खाता था, खाना तो वो भी खाता था अनाज, लेकिन वो अनाज उगाता नहीं था। अनाज पैदा कौन करता था, गाँव में होता था, आज भी जैसे होता है। ठीक है, और गांव से वो अनाज शहरों में आता था, और फिर शहरों वाले लोग खाना खाते थे, ऊर्जा प्राप्त उससे करते थे, और गांव वालों के लिए सामान बना के गांव में बेचते थे। अब जैसे हल है, हल बनाना अपन को लोहे का, उस समय जैसे मान लो धातु का, तो हल कौन बनाएगा, शिल्पकार लोहार, वो कहाँ, सिटी में, शहर में। और फिर वो चीजें बनी हुई जाती थी कहाँ, गाँव में। जैसे कपड़ा वस्त्र निर्माण अपन जोरों में देखते हैं, कहाँ बना, गाँव में, सॉरी, वस्त्र निर्माण कहाँ हुआ, शहर में, और फिर वो गाँव में हो जाता था, ऐसे है। तो गांव के अन्न के उत्पादन के ऊपर ही शहर जीवित रहे हैं, आज भी, और भूतकाल में भी, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। आज भी जैसे आप देखो, शहर के अंदर जैसे बैंकिंग, सारे व्यवसाय होते हैं, कोचिंग, बैंकिंग, इंडस्ट्री, है कि नहीं है, लेकिन शहर के लोग खेती नहीं करते हैं, गैर खेती काम करते हैं। ये तो शहरीकरण की विशेषता होती है, नॉन एग्रीकल्चर गतिविधियां। ठीक है,
और कृषिगत गतिविधियां कहाँ होंगी? गाँवों में। तो गांव के बूते ही शहर पनपते हैं हमेशा, ऐसे ध्यान रखना, अपन को क्वेश्चन आता है ये कॉन्सेप्ट। ताम्रपाषाणी युग के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, लिखना नहीं जानते थे। स्क्रिप्ट सबसे पहले लिपि आएगी सिंधु घाटी में। न ही नगरों में रहते थे। शहरीकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है लिपि का ज्ञान होना, क्योंकि हिसाब किताब करना है ना, ऐसे। तो ताम्रपाषाणी लोग इसलिए क्या थे? मुख्यतः ग्रामीण ही थे, शहरीकरण नहीं था, रूरल रूरल थे, ग्रामीण, है ना। ना ही वो लिपि से जानते थे, ना ही नगरों में रहते थे। जबकि कांस्य युगीन, हड़प्पा हड़प्पा है ना, कांस्य युगीन लोग नगरवासी थे, शहर में रहते थे। अर्बनाइजेशन, प्रथम नगरीकरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और वो लेखन कला से भी उनको ज्ञान था। हालांकि अपन लिपि पढ़ नहीं सके सिंधु घाटी की, लेकिन ज्ञान तो था ना, उन्होंने लिखा तो है ना, ऐसे है। और देमाबाद जैसे अपन देखते हैं, आप सोचोगे सर वो कांस्य युगीन देमाबाद, अपने तो देमाबाद ताम्रपाषाणी में पढ़ा। अरे देमाबाद अभी सिंधु घाटी की भी आएगी, समझ रहे हो। तो देमाबाद ने ताम्रपाषाणी प्राक हड़प्पा भी और हड़प्पा कालीन भी है वो, और बाद में भी चला वो। तो जौरवे संस्कृति तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक जिंदा रहे, मतलब 700 साल तक जिंदा रही सिंधु घाटी के बाद भी। तो देमाबाद जौरवे संस्कृति का तो एक सेंटर था, समझ गए। तो कांस्य युगीन हड़प्पा कालीन लोग नगरवासी थे, ऐसे ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ताम्रपाषाणी तो ग्रामीण थे, जबकि सिंधु घाटी या कांस्य का ब्रॉन्ज का मतलब है सिंधु घाटी, ब्रॉन्ज है ये कांस्य युगीन। और ताम्रपाषाण मतलब, ये ताम्रपाषाण का मतलब है कॉपर, ऐसे। सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है, ताम्र निधि का मतलब कॉपर हॉर्ड्स, जमीन में गड़े हुए, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं। ये भी मैप में देखिए, गुंगेरिया मालवा में। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार मिले तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिले। पत्थर का मतलब होता है पातड़ी, जैसे अपन बोलते हैं छोटे छोटे कागज जैसे होता है ना, उतनी पतली चांदी की छोटी छोटी शीट्स, ऐसे। तो ये गुंगेरिया से मिले, मध्य प्रदेश के। मालवा, मालवा लिख लो इसमें, मालवा। तो वीडियो सुनो, जब कॉपी पेन लेके बैठा करो और ऐसे बेसिक फैक्ट लिखते रहा करो, फिर पीडीएफ में और समझ आएगा। ठीक है, अब अपन जैसे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ क्या है ताम्रपाषाण से, कि कोरदिजी, आमरी, कालीबंगा व गणेश्वर नामक ताम्रपाषाण स्थलों ने हड़प्पा की उदय की पृष्ठभूमि बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्थल है, तो ये क्या है? ये प्राक हड़प्पा है, कि हड़प्पा से पहले भी इनका अस्तित्व था। तो एक सवाल आता है ये मेंस में, कि सिंधु घाटी क्या अचानक से उदय हो गई थी क्या? अरे यार, अचानक से कभी भी कोई संस्कृति उदय नहीं होती है, धीरे धीरे उसका विकास होता है समय के साथ साथ, है ना। तो एब्रप्ट अपीयरेंस नहीं था, अचानक से उदय नहीं हुई थी सिंधु घाटी। धीरे धीरे कुछ स्थल थे जिन्होंने सिंधु घाटी के उदय की पृष्ठभूमि बनाई, ऐसे। तो ये वो स्थल थे जिन्होंने सिंधु घाटी के उदय की पृष्ठभूमि बनाई। कोटदिजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर आएंगे, देखेंगे एटलस में। कालीबंगा एवं बनावली, ताम्रपाषाणी एवं प्राक हड़प्पन अवस्था दोनों देखी है इसने, कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा अपन देखते हैं हनुमानगढ़ अपने राजस्थान, बनावली हरियाणा। आगे आएगा सिंधु घाटी में, सब आएगा डिटेल से। ताम्रपाषाणी संस्कृति तत्वतः, मतलब मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी, मतलब फैक्चुअली वो क्या थी? ग्रामीण थी। उसमें शहरीकरण के अपन को कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, जैसे पत्थर के घर, किलाबंदी, लेकिन वो पूर्णतः शहरीकरण नहीं था। पूर्णतः शहरीकरण होने वाली सबसे पहले कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, समझ गए। तो शहरीकरण के साक्ष्य जैसे अपन जैसे देखते हैं कि लेखन कला का ज्ञान होना, है ना, नगरों में रहना, तो वो सब कहां आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेंगे दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐसे इनको देखो, ठीक है ना, अच्छा समझ में आएगा। तो ये फाइल यहां तक थी, ठीक है। तो इसको एक बार 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 देखो, फिर सार्थक फैक्ट जरूर देखो, माइक्रो इनके बनाओ, है ना, चिंतन करो, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो 0/0 रहोगे। तो ऐसे इस फाइल को देख लो। सार्थक फैक्ट्स जो मैंने प्रस्तर युग में डाले हुए ना सार्थक फैक्ट, वो ऑल इन वन ही है। लूसेंट में से जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उनको सॉल्व करो, फिर भेजो मेरे को फटाफट ग्रुप के अंदर। जैसे जुड़े हुए, ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हुए तो ये ऊपर मेरे नंबर दिखाई दे ही रहे हैं आपको, है ना, ये ऊपर नंबर आ ही रहे हैं, एक सेकंड, ऊपर नंबर आ ही रहे हैं। तो इनमें से इस नंबर पे, कोई से भी नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आई विल एड यू इन ग्रुप, और फिर अपन शेयर कर पाएंगे नोट्स वगैरह, पीडीएफ सारे। ओके, तो ये थी इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ओके।